कल पिछले जो वीडियो क्लास थी उसमें हमने अध्ययन किया था सांख्यिकी का जो परिचय है उसके बारे में बात की थी। तो मैंने आपको बताया था इसके जो कार्य है, इसका प्रोसेस है, वो किस हिसाब से चलता है। अब हम प्रोसेस के एक एक पॉइंट लेते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं। तो सांख्यिकी के कार्यों में जो पहला कार्य था सूचनाओं का संकलन, उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। सूचनाओं का संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा। जो समंक है उनका संकलन कहाँ से होगा, समंक कहाँ से आएंगे हमारे पास ताकि हम आगे का प्रोसेस कर सकें। तो उसके लिए हमें सूचनाओं का, समंकों का संकलन करना पड़ेगा। तो समंकों के संकलन की मुख्य रूप से दो विधि। पहली बात तो समंक दो प्रकार के हैं। एक होते हैं प्राथमिक समंक, प्राइमरी डेटा। एक होते हैं द्वितीयक समंक, सेकेंडरी डेटा। तो सबसे पहली बात तो ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक में अंतर क्या है। प्राथमिक समंक हम किसको कहेंगे? ऐसे समंक जो मूल रूप से उसी व्यक्ति द्वारा एकत्रित किए गए हैं जिसने अनुसंधान करना। जैसे मान लो मुझे किसी चीज का अनुसंधान करना है तो समंकों को मैं खुद ही इकट्ठा कर रहा हूं, चाहे मैं प्रत्यक्ष जाके कर रहा हूं या अप्रत्यक्ष किसी और से करवा रहा हूं, दैट इज नॉट मैटर। मुख्य बात यह है कि समंकों का कलेक्शन मैं खुद करवा रहा हूं तो वो प्राथमिक समंक है। और यदि समंक मैं किसी दूसरे के इकट्ठे किए हुए समंकों को लेके उसको यूज कर रहा हूं तो वो द्वितीयक समंक है। स्वयं के द्वारा यदि समंकों को इकट्ठा किया जा रहा है तो वो प्राथमिक समंक, किसी दूसरे के समंकों को यूज किया जा रहा है तो वो द्वितीयक समंक। तो सबसे पहले हम प्राथमिक समंकों के ऊपर ही आते हैं। प्राथमिक समंकों का कलेक्शन कैसे कर सकते हैं? तो प्राथमिक समंकों के कलेक्शन करने की 6 विधियां हैं। तो हम अलग अलग विधि पे चर्चा करते हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। दूसरी विधि है दूरभाष से समंकों को इकट्ठा करना। तीसरी विधि है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। 4 नंबर पे संवाददाताओं द्वारा सूचनाओं की प्राप्ति। 5 नंबर पे है सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरवाकर समंक इकट्ठे करना। और 6 नंबर पे है प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरकर समंकों का इकट्ठा करना। तो मुख्य रूप से ये 6 विधियां हैं जिससे प्राथमिक समंकों को इकट्ठा किया जा सकता है। तो अब हम इन विधियों की अलग अलग चर्चा करते हैं। सबसे पहली विधि है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में क्या होगा? भाई मुझे कोई समंक इकट्ठे करने हैं तो मैं खुद ही करूंगा, जाके किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहूंगा।
खुद को ही करने हैं समंक इकट्ठे, तो खुद गया, जिस चीज़ के मान लो एक क्लासरूम के कोई रिजल्ट तैयार करना है और उसके समंक इकट्ठे करने हैं, तो मैं खुद ही उस क्लासरूम में जाऊंगा। क्लासरूम में मान लीजिए 40 बच्चे बैठे हैं, तो 40 स्टूडेंट्स के समंक उनके इकट्ठे करूंगा और इकट्ठे करके जो अनुसंधान मुझे आगे करना है वो मैं करूंगा। तो ये होती है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। दूसरी विधि है दूरभाष से समंकों को इकट्ठा करना। अब मान लो हमारा एरिया बड़ा है समंकों का, मान लीजिए कि नागौर जिले के अलग अलग क्षेत्रों के कुछ लोगों से डेटा इकट्ठा करना है मेरे को, तो अब अलग अलग जगह मैं घूमूंगा, बहुत समय लगेगा। इससे अच्छा यदि मेरे पास में उनके टेलीफोन नंबर की लिस्ट है तो मैं उनके टेलीफोन पे कॉल करके और उनसे जो समंक इकट्ठे करने हैं वो कर लूँगा। तो यदि एरिया विस्तृत है, वाइड एरिया है, तो उस स्थिति में हम दूरभाष से समंकों को इकट्ठा करके अपना काम चला सकते हैं। तीसरी विधि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में समंकों को इकट्ठा करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उसी व्यक्ति से नहीं पूछा जाएगा जिनके लिए समंक इकट्ठे करने हैं। अप्रत्यक्ष रूप से सूचनाओं का कलेक्शन होगा मौखिक रूप से। ज्यादातर जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसी विधि को यूज करते हैं। अभी मान लो पुलिस डिपार्टमेंट है, अब किसी क्रिमिनल के बारे में कुछ पता करना है तो उस क्रिमिनल से डायरेक्ट जाके नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि वो सही बताएगा भी नहीं, झूठ बोलेगा। अब उस क्रिमिनल के बारे में कुछ समंक अपने को इकट्ठा करने हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो पड़ोसी हैं, जो दोस्त हैं, उनके पास जाएंगे, उस क्रिमिनल के बारे में समंक इकट्ठा करेंगे। इसी तरह से जैसे मान लो टैक्स डिपार्टमेंट है, अब कर की चोरी को पकड़ना है तो जिस व्यक्ति ने कर की चोरी की है उसी से डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, दूसरे व्यक्तियों से जानकारी लेके या उसके अकाउंट्स को चेक करके, इस तरह से सरकारी डिपार्टमेंट जो है वो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि का प्रयोग करके समंकों का कलेक्शन कर सकते हैं। 4 नंबर पे संवाददाताओं द्वारा सूचनाओं की प्राप्ति। संवाददाता नाम सुना होगा आपने, जनरली टीवी रिपोर्टर्स है, न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स है, इनको हम संवाददाता कहते हैं। तो जो टेलीविजन वाले हैं या न्यूज़पेपर वाले हैं वो समंक कहाँ से इकट्ठा करते हैं, तो उन्होंने अपने आदमी रखे हुए अलग अलग एरिया में, उनको हम संवाददाता कह रहे हैं। वो उनके लिए न्यूज या समंक इकट्ठा करके लाते हैं और उसके बेस पे वो न्यूज छाप देते हैं या टीवी पे न्यूज चला देते हैं। तो वो जो समंक इकट्ठे हो रहे हैं वो संवाददाताओं से हो रहे हैं। तो ये विधि संवाददाताओं द्वारा सूचनाओं की प्राप्ति। 5 नंबर पे सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरवाकर समंक इकट्ठे करना। अब इसमें क्या होता है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, मान लो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी है कि भाई हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो कैसा है, तो उसके लिए कंपनियां क्या करेगी, एक प्रश्नावली तैयार करेगी। उसमें 20 से 25 क्वेश्चंस लिए जाएंगे। नॉर्मली ABCD वाले क्वेश्चन से लिए जाते हैं, मल्टीपल चॉइस वाले। तो उन क्वेश्चन को तैयार करके बाय ईमेल या बाय पोस्ट अलग अलग कस्टमर्स को भेज दिए जाते हैं, या होलसेलर को भेज दिए जाते हैं, या रिटेलर्स को भेज दिए जाते हैं, और उनसे कहा जाता है कि भाई इन प्रश्नों को भरकर आप अपना जवाब भेजिए। उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, या नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उस बेसिस पे जो सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरकर दी जाएगी, उस प्रश्नावली के बेस पे डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाई प्रश्नावली भरवाकर मंगवाना है तो जो जिस व्यक्तियों को हम प्रश्नावली भेज रहे हैं वो कम से कम शिक्षित वर्ग होना चाहिए, क्योंकि शिक्षित वर्ग नहीं है तो वो प्रश्नावली पढ़ ही नहीं पाएगा, ना उसको समझ में आएगा क्या करना है। तो शिक्षित वर्ग के लिए ही केवल ये विधि उपयोगी है, अशिक्षित वर्ग के लिए ये विधि उपयोगी नहीं। 6 नंबर पे प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर। अब ये अशिक्षित वर्ग के लिए काम आ जाएगी। इसमें भी क्वेश्चंस होंगे, 20-25 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उसको हमने प्रश्नावली नाम ना देके अनुसूची नाम दिया जाता है, क्योंकि प्रश्नावली खुद भरता है सूचक, और ये अनुसूची कौन भरेगा। अब जैसे मुझे अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स का पता करवाना है, या और कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे मान लो नागौर में जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनके लिए डेटाज कलेक्ट करने अपने।
अब टैक्सी ड्राइवर्स है तो मोस्टली अनपढ़ होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं। अब उनसे सूचना इकट्ठी करनी है तो कैसे करें? तो मैं क्या करूँगा, अपने 10-20 आदमी अपॉइंट करके और अलग अलग टैक्सी ड्राइवर से वो पूछताछ करेंगे। वही 20-25 क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को वो खुद पढ़ के सुनाएंगे टैक्सी ड्राइवर्स और उनसे आंसर पूछेंगे कि भाई आपको इस प्रश्न का क्या आंसर देना है, क्योंकि वो तो खुद अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो समंक इकट्ठे किए जाने हैं वो इसी आधार पर इकट्ठे किए जाएंगे कि जो हमारा व्यक्ति है वो क्वेश्चंस बोलेगा उनके सामने और वो उसके आंसर्स देंगे। उसके आधार पर वो अनुसूची भर ली जाएगी और भरकर समंक इकट्ठे कर ली जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि प्राथमिक समंकों के लिए हमने 6 विधियों का प्रयोग किया है। इन 6 अलग अलग विधियों से समंकों को इकट्ठा किया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीयक समंकों की। तो द्वितीयक समंक जो सेकेंडरी डेटाज है, उन सेकेंडरी डेटाज के लिए मूल बात यह है कि वो समंक हमें खुद ने इकट्ठे नहीं करने। वो सेकेंडरी जो द्वितीयक समंक है वो किसी और के इकट्ठे किए हुए हैं, हमें उन समंकों को केवल उपयोग में लेना है, यूज में लेना है। अब मूल बात आती है कि भाई ये द्वितीयक समंक आएंगे कहां से? तो इसके भी 2 तरीके हो सकते हैं। एक होते हैं प्रकाशित स्रोत, पब्लिश्ड सोर्सेज, और एक होते हैं अप्रकाशित स्रोत, अनपब्लिश्ड सोर्स। ऐसे सोर्सेज जिन्होंने प्रकाशन कर रखा है उन समंकों को। प्रकाशन कहाँ होगा? जैसे मान लो अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन है, बड़ी बड़ी जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं उन्होंने अपने समंकों का प्रकाशन कर रखा है, या न्यूज़पेपर्स है, इंटरनेट से, उनमें समंकों का प्रकाशन हो रखा है। तो उन समंकों को हम काम में ले लेंगे तो हमारे लिए वो प्रकाशित स्रोत है। कुछ समंक ऐसे भी होते हैं जो जिस व्यक्ति ने इकट्ठे किए हैं उसने अभी तक कहीं पे प्रकाशन नहीं करवाया तो वो अप्रकाशित स्रोत है। तो हमें यदि उन समंकों को यूज लेना है तो उस व्यक्ति से हमें खुद को ही जाके मांगने पड़ेंगे कि भाई आपने इस चीज के समंक इकट्ठा कर रखे हैं, वो समंक हमें प्रोवाइड करवाइए, तो हमें इसके ऊपर कुछ अनुसंधान करना है। तो उन समंकों को हम यूज ले सकते हैं, तो वो अप्रकाशित स्रोत। मुख्य रूप से जो बात ध्यान रखनी है, भाई प्राथमिक समंक तो हमने खुद ने इकट्ठा किए तो उसके ऊपर तो कोई ऑब्जेक्शन का मैटर ही नहीं आता। मेन मैटर आता है द्वितीयक समंकों पे। किसी और के इकट्ठे किए हुए समंकों को हम यूज कर रहे हैं तो बड़े सावधानी से यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वो समंक गलत हो। तो हमें बहुत ध्यान रख के और उन समंकों का यूज करना है ताकि कुल मिला के हमें पता लग सके कि भाई जो समंक है वो सही है या गलत। तो ये आपके समंकों या सूचनाओं का संकलन किस तरह से हो सकता है, उस टॉपिक पर हमने विस्तार से चर्चा की। आगे का जो टॉपिक है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।